रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान की पुस्तक 11 से, जो कि इससे पहले अपन ने इकाई 1 जो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इकाई 2 मनोविज्ञान की विधियां। इस इकाई 2 की अगर बात करें तो इसमें कुछ विधियां दे रखी है, जैसे एक विधि दे रखी है निरीक्षण विधि, केस अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, सर्वे विधि, प्रयोगात्मक विधि और अंतर्दर्शन विधि। तो इस टॉपिक पे अपन इन 6 विधियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से इन 6 विधियों में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, क्योंकि इन 6 विधियों में से बहुत से एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आरबीएससी के अंदर दे रखी है तो वैसे ही ये महत्वपूर्ण है। निरीक्षण विधि, केस अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, सर्वे विधि और प्रयोगात्मक विधि और अंतर्दर्शन विधि। विधियों की बात करें तो विधियों को सामान्यतः अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक प्रभुत्ववादी विधियां होती है जिसे अपन शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं, और एक बाल केंद्रित विधियां होती है जिन्हें अपन प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक विधियां भी कह सकते हैं। यहाँ पे अपन सीधे सीधे विधियों की बात करते हैं। तो निरीक्षण विधि, सबसे पहले अपन विधि ले लेते हैं निरीक्षण विधि। पहली विधि ले लेते हैं अपन निरीक्षण विधि। ध्यान में रखना दोस्तों, इसी निरीक्षण विधि को प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, इसे अवलोकन विधि भी कहते हैं, इसे बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। इस विधि की बात करें, इस विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है जे.बी. वॉटसन। जब अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में मनोविज्ञान के इतिहास की बात की थी तो वहाँ पे देखा था कि अलग अलग समय में मनोविज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, फिर 17वीं में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं में चेतना का विज्ञान और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो जे.बी. वॉटसन के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। और इसी व्यवहार के विज्ञान के रूप में जब इन्होंने परिभाषित की तो उसके साथ में इन्होंने एक विधि दी जिसे अपन जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं वो है निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि, अवलोकन विधि, बहिर्दर्शन विधि। क्योंकि जब मनोविज्ञान को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया था तो वहाँ पे एक समस्या आ रही थी, जिसके कारण पहले वाली परिभाषा क्या हो गई थी, अमान्य हो गई थी। जैसे आत्मा का विज्ञान कहा गया तो आत्मा क्या होती है, कैसे उसके जो है अध्ययन किया जाएगा, किस प्रकार से उसका नेचर है, प्रकृति है, क्षेत्र है, इसके बारे में वो बताने में क्या थे, असमर्थ थे। चेतना क्या है, मन क्या है, ये चीज़ें बताने में वो लोग क्या थे, असमर्थ थे। तो जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा। और ये कहते हैं जे.बी. वॉटसन, व्यवहार ऐसी चीज़ है जिसको देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, जिसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए जब इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा, निश्चित विज्ञान कहा और व्यवहारवाद संप्रदाय दिया जे.बी. वॉटसन ने, तभी से ये मानी जाती है कि ये विधि की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और सही भी है, व्यवहार को अपन देखें तो माप सकते हैं, तोल सकते हैं, देखा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो बात करते हैं अपन निरीक्षण विधि की। तो निरीक्षण विधि को प्रेक्षण या अवलोकन विधि कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जीव या प्राणी, मनुष्य, इनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और इनके व्यवहारों का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर उसकी जांच की जाती है, उसका मापन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार की जो विधि है उसको अपन कहते हैं निरीक्षण विधि। जैसे सामान्यतः अगर अपन सरल शब्दों में समझे कि अवलोकन क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है, प्रेक्षण क्या होता है, तो आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बाहर से समितियां आती है, बोर्ड की जो है एक जो छोटी सी समिति आती है निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए। या आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, जब आप एग्ज़ाम देते थे तो गुरुजी आपके आसपास क्या करते रहते थे, मंडराते रहते थे। वो देखते कि बच्चा कहीं टीप नहीं रहा है, टीप, यानी कि वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते थे, निरीक्षण करते थे, अवलोकन करते थे।
आपने देखा होगा जैसे बहुत बार अपना जो है पड़ोस में या कोई समाज में कोई व्यक्ति अपने को खाने पे बुलाता है, खाने पे बुलाता है तो उसकी मंशा होती है कि वो भाई ये आ भी जाए खाने के लिए और ज़्यादा भी नहीं खाए, इसलिए वो अपने को पंगत में बिठा भी देता है और अपने सामने खुद बैठ जाता है और अपने को देखता रहता है टुकुर टुकुर, भाई कितना खा रहा है ये। मतलब उसने बुलाया भी है और वो ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहता है। वहाँ पे वो क्या करता है, अवलोकन ही तो करता है, टुकुर टुकुर देखता रहता है। फिर ये और पूछता है कि एक और लाऊं, एक और लाऊं। अब उसको क्या पता है कि हमारे मन में तो 4-5 खाने की इच्छा हो रही है ना। तो वहाँ पे भी वो क्या करता है, अवलोकन करता है। तो अवलोकन का मतलब समझ गए। उसी प्रकार से इस विधि की बात करें तो इस विधि में क्या होता है कि जो अवलोकन करता होता है, जो अध्ययन करता होता है, वह जिस व्यक्ति का, जिस जीव जंतु का या यूं कह लीजिए प्राणी का जो अध्ययन कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, वहाँ पे उसके व्यवहार को देखा जाता है और उसके व्यवहार को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार की विधि है जिसको अपन कहते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में व्यवहार का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, एक बाह्य व्यवहार होता है, एक आंतरिक व्यवहार होता है। बाह्य व्यवहार की बात करें तो जैसे खेलना, कूदना, रोना, इन परिस्थितियों पर अपन मनुष्य के व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आंतरिक व्यवहार की बात करें तो उसकी जो अभिवृद्धि है, उसकी जो नज़रिया है, उसका जो दृष्टिकोण है, इसके अलावा उसका जो ब्लड प्रेशर है, उसका रक्तचाप है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत इसके अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों, निरीक्षण विधि क्या है। निरीक्षण विधि होती है जिसमें प्राणियों के व्यवहार का अवलोकन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी विधि है जिसको अपन क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि कहते हैं। अब इस विधि की बात करें तो निरीक्षण विधि, इस निरीक्षण विधि में इसको बांटा गया है, इसके 3 प्रकार है जो कि इंपॉर्टेंट है और यही आपको ध्यान में रखना है। एक है सहभागी प्रेक्षण, एक है असहभागी प्रेक्षण और एक है स्वाभाविक प्रेक्षण। इस विधि की बात करें तो इस विधि को वस्तुनिष्ठ विधि भी अपन रख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों में भी रख सकते हैं, लेकिन कब, जब इसमें अध्ययनकर्ता का जो है खुद की निष्ठा का प्रभाव नहीं होता है, वह निष्पक्ष रूप से जब अवलोकन करता है, किसी के व्यवहार का अवलोकन करता है, तो इस विधि को वस्तुनिष्ठ के अंदर रखा जाता है। लेकिन यदि अवलोकनकर्ता खुद की निष्ठा का इसमें प्रभाव डाल देता है, वह भेदभाव कर देता है, तो वहाँ पे इस विधि को वस्तुनिष्ठ में न रखकर आत्मनिष्ठ में रखा जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे प्रकार की बात करें तो यहाँ पे इसके 3 प्रकार है, सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक परीक्षण। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक परीक्षण। ये निरीक्षण विधि के क्या है, 3 प्रकार है। सहभागी, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जब आपने बीएड की होगी, बीएसटीसी की होगी, सहपाठी। सहपाठी का मतलब क्या होता है, साथ में पढ़ने वाला। उसी प्रकार से सहभागी, भागीदार, साथ में भागीदार होने वाला। यानी कि प्रेक्षण के इस प्रकार में क्या होता है, जब जिस व्यक्ति का अपन प्रेक्षण कर रहे हैं तो उसका भागीदार बन के इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है। जैसे मान लो किसी बालक का अपने को क्या करना है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है, और बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है कि खेल खेल के अंदर बालक का व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, उस खेल के अंदर बालक का क्या बन जाता है, सहभागी बन जाता है। वह भी एक खिलाड़ी बन जाता है, शिक्षक भी खेल खेलता है और बच्चे भी उनके साथ क्या कहते हैं, खेल खेलते हैं। और उसी खेल खेल के अंदर वह शिक्षक बालक के व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। वो कौन सा हो गया, सहभागी प्रेक्षण। या यूँ समझ लीजिए एक राजनेता है, एक राजा है, और वो देखना चाहता है कि अपने प्रजा के अंदर जो है किस प्रकार की जो है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, प्रजा में वर्तमान में हालात क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत सी मूवी में कि जो राजा होता है या जो नेता होता है एक सामान्य कॉमन मैन बन के, एक सामान्य मैन बन के उनके बीच चला जाता है, एक सामान्य आदमी बनकर वह यह देखता है कि किस प्रकार से वर्तमान के क्या हालात है। तो वो कौन सा प्रेक्षण हो गया, सहभागी प्रेक्षण। बहुत बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो मिलें होती है, वहाँ पे भी जो बड़े बड़े जो मालिक जो होते हैं वो कभी कभार मजदूर बनकर
मजदूर का रोल प्ले करते हुए उनके साथ वो काम करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि मजदूरों को क्या नीड है, मजदूरों की किसकी आवश्यकता है, मजदूरों की कोई कमी है या नहीं है, मजदूर किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो वो अवलोकन करते हैं मजदूरों का, उनका सहभागी बनकर, वो कहलाता है आपका सहभागी परीक्षण। समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करें तो दूसरा इसका जस्ट उलट है असहभागी परीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। असहभागी परीक्षण में क्या होता है कि दूर से ही व्यक्ति का क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। जैसे बालक दूर से क्या खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, तो शिक्षक दूर रहते हुए ही उनके व्यवहार का क्या करता है, अवलोकन करता है। तो ये कौन सा हो गया, असहभागी परीक्षण। दूर से ही मान लो 5 व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अपन दूर से ही उनको क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके व्यवहार को देख रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, असहभागी परीक्षण। यानी कि उसमें अपन साझेदारी नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे और दूर से ही उनका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, वो कहलाएगा आपका असहभागी परीक्षण। एक होता है स्वाभाविक परीक्षण, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, स्वाभाविक परिस्थितियों के अंदर ही अवलोकन किया जाता है। यानी कि अगले वाले को पता ही नहीं होता कि उसका जो है अपन क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। उसकी नेचुरल जो क्रिया है उसी के अंदर जो है उसका अध्ययन किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, वो कहलाता है स्वाभाविक परीक्षण। इस परीक्षण का मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जानवरों पर किया जाता है। जानवरों की हर प्रकार की क्रियाकलापों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उनकी हर क्रिया पर ध्यान रखा जाता है, अवलोकन किया जाता है, वो कहलाता है आपका स्वाभाविक परीक्षण, जिसमें स्वाभाविक परिस्थितियों में अवलोकन किया जाता है। तो ध्यान में रखना, सहभागी परीक्षण में साथ रहते हुए अवलोकन किया जाता है, असहभागी में दूर से ही अवलोकन कर लिया जाता है, और स्वाभाविक परीक्षण में स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो ये आपके इसके हो गए हैं 3 प्रकार निरीक्षण विधि के। इसके आगे बात करें तो इसके आगे है इसकी विशेषता, इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो अगर इस विधि के गुण की बात करें तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये पॉइंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो, या फिर ये बुक आप एक काम कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ से एक बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद में छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो मेरे वीडियो को देखकर। तो ये ध्यान में रखना है। इसके गुण की बात करें, इस विधि के गुण की बात करें तो सबसे पहले इस विधि में सभी प्राणियों के व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है, क्योंकि जेबी वॉटसन से पहले संरचनावाद आया था, व्यवहारवाद से पहले संरचनावाद आया था। उसके अंदर विलियम वुंड के द्वारा अंतर्दर्शन विधि दी गई थी, जो कि मनुष्य पर कारगर थी, लेकिन इस विधि की सबसे मुख्य विशेषता है कि ये सभी प्रकार के प्राणी, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई छोटे बच्चे हो, प्रौढ़ हो, वयस्क हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हो, उन पर इस विधि को अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई करके उनके व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है। तो एक विशेषता ध्यान में रखनी है कि इस विधि के द्वारा सभी प्राणियों के व्यवहार का क्या किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, जिसके कारण इस विधि ने मनोविज्ञान को विस्तृत बना दिया है। मनोविज्ञान को क्या बना दिया है, व्यापक बना दिया है। संरचनावादियों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, आंतरिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, इसलिए मनोविज्ञान का क्षेत्र थोड़ा संकुचित था, सीमित था। लेकिन व्यवहारवादियों के कारण, इस विधि के कारण, इसने मनोविज्ञान के क्षेत्र को क्या बना दिया गया है, व्यापक बना दिया। क्या बना दिया, व्यापक बना दिया। इस विधि की एक विशेषता है कि इसमें एक समय में बहुत सौ के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि की अन्य विशेषता की बात करें तो एक समय में, मान लो अगर जैसे खेल खेल रहे हैं जिसमें 5 बच्चे हो सकते हैं, 10 बच्चे हो सकते हैं, 20 बच्चे हो सकते हैं, तो अपन उन 20 ही बच्चों का एक समय में एक साथ क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है। अन्य विशेषता की बात करें तो इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व वैध होते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जब अपन अवलोकन कर रहे हैं तो अवलोकन के पीछे एक उद्देश्य होता है,
और जिस उद्देश्य के लिए अपन जो कार्य करते हैं उसमें जो निहित गुण होता है वो होता है वेद्यता। वेद्यता अपन बाद में पढ़ेंगे कि परीक्षण के अंदर एक अच्छे परीक्षण में वेद्यता का गुण होना चाहिए। वेद्यता का मतलब होता है कि जिस परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है अगर वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उस विधि में वेद्यता का गुण है, और उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है तो उसमें वेद्यता का गुण नहीं है। इसी प्रकार से निरीक्षण विधि की बात करें तो इसमें भी वेद्यता को लेकर चलते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं। अगर अपन किसी का अवलोकन कर रहे हैं तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य निहित होता है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ का गुण भी इस विधि में होता है, लेकिन बशर्ते यह है कि यहाँ पे जो अवलोकन करता है वह निष्पक्ष भाव से क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। जब अवलोकन करता निष्पक्ष भाव से अवलोकन करता है तो इस विधि में वस्तुनिष्ठता का भी क्या होता है, गुण होता है। इसके अलावा इस विधि के अंदर अगर अपन दोष की बात करें तो कुछ इसके दोष भी है। अगर दोष की बात करें अपन दोष, तो इस विधि में कुछ दोष भी है, कुछ अवगुण भी है। जैसे पूर्वाग्रह या पुरानी धारणाओं से ग्रसित होना। इसका मतलब समझो। अगर मान लो अवलोकनकर्ता जिस व्यक्ति का अवलोकन कर रहा है और उसके बारे में अगर उसके पहले से कुछ विचार बने हुए हैं, उसके मस्तिष्क में उसके संदर्भ में विचार बने हुए हैं। जैसे बहुत बार होता है कि किसी बालक को अपन जो है कमज़ोर समझ लेते हैं, तो कितना ही अच्छा प्रयास करता है, कितना ही अच्छी मेहनत करता है, लेकिन हमारी जो है दृष्टि के अंदर, हमारे विचारों में सबसे पहले यही आता है कि यार ये बच्चा तो क्या है, कमज़ोर है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पुरानी धारणाएं। एक ही बात है, पुरानी धारणा के लो, पूर्वाग्रह के लो। अगर अपन बच्चे के बारे में जिसका अपन अवलोकन कर रहे हैं पहले से अपने दिमाग में ये है, जैसे मान लो किसी बच्चे को अपन ने मान लिया कि ये बहुत ही क्या है, होशियार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उससे क्या होता है कि जब अपन उसका अवलोकन करते हैं तो उसके कमजोर प्रदर्शन में भी अपन ये सोचते हैं कि यार ये बच्चा तो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी कमजोरी के अंदर भी उसके अच्छा देखने की अपन कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है निष्पक्ष अवलोकन नहीं होता है। ये इस विधि का क्या होता है, दोष होता है। यह बहुत बार क्या होता है कि जैसे जो अवलोकन करता होता है वो दो व्यक्तियों में भेदभाव कर लेता है। एक जो नॉन पर्सन है उसको ज़्यादा तवज्जो दे देता है, ज़्यादा महत्व दे देता है, एक जो अननोन है उसको वो कम महत्व दे देता है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है निरीक्षण विधि से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वहाँ पे उसमें क्या आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं। इसके अलावा अन्य दोष की बात करें तो संवेगों को नहीं पहचान पाना। इस विधि का एक अन्य दोष है कि संवेगों को नहीं पहचान पाना। बहुत बार क्या होता है कि अपने को लगता है कि यार ये बच्चा जो है क्रोध कर रहा है, तो अपन उसके संवेगों के पीछे का जो कारण है वो नहीं जान सकते हैं, कारण परिणाम के बीच में संबंध को नहीं जान सकते हैं, तब भी इस विधि के अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह इस विधि का क्या है, अवगुण है। बहुत सी बार आपने देखा होगा, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक पत्नी होती है जिसका एक हस्बैंड होता है, एक ही होता है, हालांकि बहुत सौ की वो दो भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो वो है हस्बैंड बाहर विदेश में रहता है और काफ़ी वर्षों के बाद में वो अपनी पत्नी के पास मिलने आता है। तो पत्नी जैसे ही अपने पति से मिलती है तो वह फूट फूट कर क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो वहाँ पे अवलोकन करता जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। रोने का मतलब, अब वहाँ पे तो बहुत दिनों बाद उस पति से मिल रही है तो उसको खुश होना चाहिए था, खुशी के अंदर झूमना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसके उलट वो क्या कर रही है, रो रही है, अपने पति को पीट रही है ना। तो यहाँ पे वो जो संवेग है, संवेगों को अलग तरीके से वो क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। ऐसे समय भी अगर जो है अवलोकन किया जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अगर संवेगों को अवलोकन करता अच्छे से पहचान नहीं पाता है। तो ये कुछ जो है मुख्य इसके क्या है, दोष है जो आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ इसकी जो है विशेषता है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके 3 प्रकार है, सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो सामान्य परिभाषा वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे अपन बात करते हैं दूसरी विधि जो है केस अध्ययन विधि। केस अध्ययन विधि, ध्यान में रखना दोस्तों, केस अध्ययन विधि, इसको व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं टाइडमैन। यह विधि
नैदानिक परीक्षणों की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, इसलिए इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको अपन केस स्टडी मेथड कहते हैं, केस अध्ययन विधि कहते हैं, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं टाइडमैन। ये नैदानिक परीक्षणों की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है जिसमें अगर मान लो अपन जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई विकृति है, तो उसको कारणों को जानने के लिए जिस विधि का अपन प्रयोग करते हैं वो विधि होती है निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि, दो वर्ड आता है, एक तो है निदान, दो शब्द है निदान, और एक होता है उपचार। उपचार, एक बच्चा, क्लास की बात करें तो एक बच्चा बार बार चोरी करता है तो अपन उसके पीछे कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि वो चोरी क्यों कर रहा है, तो वहां पे कारणों को जानना वो कहलाता है निदान। और जब अपने को पता चल जाता है कि यार इसके पीछे ये रीजन है, ये कारण है कि वो गरीब है, या ये कारण है कि वह उसके ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे चोरी करना आम बात है, जब अपने को कारणों को पता चल जाता है तो उसके बाद अपन करते हैं उपचार। क्या करते हैं? उपचार। तो निदान पहला स्टेप होता है, उपचार सेकंड स्टेप होता है। उसी प्रकार से नैदानिक परीक्षणों की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि के द्वारा जो भी समस्या है बच्चे के अंदर जो भी समस्या है, व्यक्ति के अंदर जो भी समस्या है, उनके कारणों के बारे में जाना जाता है इस विधि के द्वारा। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जिस व्यक्ति, या यूं कह लीजिए जिस बालक का अध्ययन किया जा रहा है, कि समस्या का अध्ययन किया जा रहा है, किसका अध्ययन किया जा रहा है? समस्या का अध्ययन किया जा रहा है, उसके पूरे इतिहास के बारे में लिखा जाता है। उसके पूरे इतिहास के बारे में लिखा जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसकी पूरी हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, व्यक्ति के जन्म यानी कि गर्भ से लेकर वर्तमान तक होती है। अगर मान लो किसी के अंदर कोई विकृति है तो गर्भावस्था से लेकर अब तक उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी है, उसके माता पिता से पूछी जा सकती है, उसके भाई बहन से पूछी जा सकती है, उसके दोस्तों से पूछा जा सकता है, उसके समाज के अन्य व्यक्तियों से पूछा जा सकता है। इन्हें सभी से पूछते हुए उसके पूरे इतिहास के बारे में लिखा जाता है, उसके इतिहास के बारे में जाना जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उस बालक की जो विकृति है, उसकी जो समस्या है, उसके कारणों का हमें क्या चल जाता है? पता चल जाता है। ऐसी ये विधि है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक कक्षा के अंदर एक बच्चा जो है बार बार क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। अपने को पता नहीं है कि क्लास में कौन चोरी कर रहा है, लेकिन जब अपने को पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा है जो कि कक्षा में बार बार क्या करता है? चोरी करता है, जिसको डांट दिया गया है, इसको पीट दिया गया है, इसको सजा दे दी गई है, उसके बावजूद भी चोरी करना जो है ये नहीं छोड़ता है और बार बार चोरी को अंजाम देता है कक्षा के अंदर। तो वहां पे फिर अपन कौन सी विधि काम में लेंगे? केस अध्ययन विधि, जिसमें अपन देखेंगे इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो माँ के गर्भ से लेकर वर्तमान तक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जो चोरी कर रहा है उसके पीछे जो है उसका जो उद्देश्य हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म से बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके कारण बच्चा जो है वस्तुओं को संग्रह करता है, वह वस्तुओं को चुरा लेता है, अपने पास रखता है, ये चीज़ें हैं। तो वहाँ से लेकर उसका इतिहास लिखाया जाता है, पूरे इतिहास के बारे में देखा जाता है, उससे अपने को पता चलता है। जैसे उस बच्चे का अपन ने जो है इतिहास देखा तो उसमें अपने को पता चल जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह ऐसी जनजाति या ऐसी जाति या ऐसे वर्ग से बिलोंग करता है, कि ऐसे समुदाय से बिलोंग करता है जहाँ पे चोरी करना क्या हो? सामान्य हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके माता पिता जो है चोरी करने के जो है उसके अंदर संलग्न हो, चोरी करने के जो इस पेशे में संलग्न हो, या ऐसा तो नहीं है कि वह ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में रहता हो जहाँ पे इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामान्य बात है। क्योंकि बच्चा जो अवलोकन करता है, दूसरों को अवलोकन करता है, दूसरे के व्यवहार को देखता है, उसे वो इजी गोइंग आसानी से क्या कर लेता है? अपना लेता है।
तो यहाँ पे ये चीजें देखने के लिए अपन कौन सी विधि को काम में लेते हैं, केस अध्ययन विधि में। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति या बालक की समस्या से संबंधित जो है इतिहास लिखाया जाता है। ये इतिहास माता पिता, जो भाई बहन है, समाज के अन्य व्यक्ति है, साथी है, किसी से भी पूछकर अपन विशेष तरीके से तैयार करते हैं। उसके बाद में समस्याओं के कारणों को क्या करते हैं, जानते हैं। समस्याओं को, कारणों को जब अपने को पता चल जाता है, उसके बाद में जो विधि अपनाई जाती है वो होती है उपचारात्मक विधि। कौन सी विधि होती है, उपचारात्मक विधि। तो ध्यान में रखना है, केस अध्ययन विधि जो है, जिसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, टाइडमैन के द्वारा दी गई है। यह निदानात्मक परीक्षणों की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं। इसके अंदर व्यक्ति या बालक की समस्या के कारणों को जाना जाता है, उसके बाद में उपचार किया जाता है। उपचारात्मक जो है विधि अपनाई जाती है इस विधि के पश्चात। अब इस विधि की बात करें तो इस विधि के कुछ गुण हैं और कुछ दोष है। गुण की बात करें तो ध्यान में रखना, इस विधि के द्वारा व्यक्ति के इतिहास का गहन अध्ययन करना संभव होता है। यानी कि गहनता से इसमें क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा इस विधि के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं के कारणों को जाना जा सकता है। और सबसे मेन चीज, इस विधि द्वारा किसी भी प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति के इतिहास का गहनता से अध्ययन किया जा सकता है, मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं के बारे में जान सकता है, उनके कारणों के बारे में जान सकता है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निदान किया जा सकता है, उसके बारे में जाना जा सकता है। ये इस विधि के क्या है, मुख्य गुण हैं। अगर अपन बात करते हैं हम दोष की, तो कुछ इस विधि के दोष भी है। जैसे दोष की बात करें, जैसे इतिहास को जानने में त्रुटियां। इतिहास को जानने में त्रुटियां, जब बच्चे के इतिहास के बारे में अपन जानते हैं तो उसके माता पिता से, उसके भाई बहन से, उसके दोस्तों से, साथियों से, उसके समाज के अन्य लोगों से, विद्यालय के जो गुरुजन हैं उनसे अपन पूछते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जब अपन माता पिता से उनके बारे में पूछते हैं तो अपने को इतिहास के बारे में सही से जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों से पूछते हैं तो दोस्तों से सही जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि दोस्त कभी भी दोस्त की बुराई नहीं करता है। इसके अलावा बात करें समाज के, तो समाज के लोग भी किसी की बुराई नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अपन बुराई तो कर देंगे या उसके बारे में कह तो देंगे तो हो सकता है कि बाद में लड़ाई हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए। इसलिए इतिहास को जानना इतना सरल नहीं होता है। तो इतिहास को जानने में त्रुटियां हो जाती है, तो वह कहीं ना कहीं जो इसके जो निष्कर्ष है, इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष आते हैं उसमें भी त्रुटियां होने की क्या होती है, संभावना होती है। इसके प्रशिक्षित प्रेक्षक की आवश्यकता होती है जो कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो। लेकिन आपको पता है कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, प्रशिक्षित नहीं होते हैं, जिसके कारण भी इसके द्वारा जो प्राप्त किए गए आंकड़े होते हैं उनमें त्रुटियां होने की क्या होती है, संभावना होती है। इसके अलावा इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े सही है या गलत, इसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाती। इसलिए भी इस विधि के द्वारा जो प्राप्त जो आंकड़े हैं, जो निष्कर्ष है, उसमें गलतियां या त्रुटियां होने की क्या होती है, संभावना होती है।
तो ये छोटी सी दो विधियां हैं, निरीक्षण विधि और केस अध्ययन विधि, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखना है। बहुत ही छोटी छोटी सी विधियां हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।